तो कैसे आप नमस्कार दोस्तों। कंपनी के पास जो भी है कंपनी का एसेट होता है, जैसे कि कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की फैक्ट्रीज, मशीनरी, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, कैश एक्सेट्रा। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स जो एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए कंपनी के पास रहेंगे और जिन्हें कंपनी कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकती। वही करेंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स जो आसानी से और एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन करेंट एसेट में पहला टाइटल है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। मान लेते हैं कि ABC नाम की कोई प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है जिसने प्रिंटिंग के लिए 1 लाख की मशीन खरीदी है जो 10 साल चलने वाली है। तो ये 1 लाख की मशीन कंपनी के लिए टेंजिबल एसेट है। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है, क्या हर साल मशीन की वैल्यू 1 लाख ही रहेगी? अगर आप घर के लिए टीवी या फिर वॉशिंग मशीन लेते हो और उसे 1-2 साल यूज़ करते हो, तो क्या 1-2 साल बाद उसकी वैल्यू सेम रहती है? नहीं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक यूज़फुल लाइफ पीरियड होता है, जैसे कि 8 साल, 10 साल, और उसके बाद या तो वो ख़राब हो जाते हैं या तो काम से ही चले जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराने होते जाते हैं उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, और जिसे हम अकाउंटिंग भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं। कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंज आने की वजह से मशीन की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कंपटीशन होता है उन कंपनी को कंपटीशन में बने रहने के लिए लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है। तो अगर ऐसे ही किसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की किसी कंपनी ने 2-3 साल पहले कोई मशीन लिया था और अब उस मशीन का एक एडवांस मॉडल लॉन्च हुआ है जो उस मशीन से 5 गुना तेज़ी से और कम खर्चे में प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कंपनी कंपटीशन में बने रहने के लिए वो नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूज़ करती है जो कम टाइम में और कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, जिससे कंपनी की पुरानी मशीन जल्दी से आउटडेटेड हो जाती है। पर लैंड एक्सेप्शन है, क्योंकि लैंड की कोई एक्सपायरी नहीं होती है और ना ही इसका कोई डेप्रिसिएशन होता है। अगर कंपनी के पास कोई लैंड या प्रॉपर्टी है तो वो हर साल कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। अगर कंपनी ने 15-20 साल पहले 1 करोड़ की ज़मीन खरीदी थी, तो अब ज़मीन की वैल्यू बहुत बड़ी हुई मिलेगी, पर बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू जिस प्राइस पे ख़रीदा था हर साल उतनी ही दिखाई जाती है। इसलिए बैलेंस शीट पे जो कंपनी की लैंड एंड प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, यूजुअली एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू से ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने देखा था, ABC लिमिटेड ने 1 लाख की प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी और उसी वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। तो सवाल ये है कि हर साल मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी? तो एग्जैक्टली ये पता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ एजम्पशन करके और डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करके उसे निकाला जाता है। डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्सेलरेटेड मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू हर साल सेम अमाउंट से डिडक्ट करी जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। यहाँ कंपनी ने 1 लाख रुपए में प्रिंटिंग प्रेस मशीन खरीदी है, तो कॉस्ट हो गई 1 लाख। ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कितने सालों के लिए वो मशीन कंपनी के लिए यूज़फुल रहेगी। यहाँ कंपनी को लगता है कि ये मशीन कंपनी के लिए 10 साल के लिए यूज़फुल रहेगी, इसलिए इसकी यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है और सैल्वेज वैल्यू
मतलब यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद उस एसेट की बची हुई वैल्यू। यहाँ पे कंपनी को लगता है कि उसकी वैल्यू लास्ट में ज़ीरो हो जाएगी, तो इसकी सैल्वेज वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो आइए कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो कॉस्ट जो कि 1,00,000 है माइनस सैल्वेज वैल्यू जो कि 0 है अपॉन ईयर्स ऑफ यूज़फुल लाइफ जो कि 10 है। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर्स हमारा 10,000 निकल के आया। तो हर साल उस मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में 10,000 से कम होती रहेगी। इस तरह कंपनी की वैल्यू 10 साल में 1,00,000 से ज़ीरो हो जाएगी, जो कि उनके सैल्वेज वैल्यू के इक्वल है। तो अगली टर्म है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स हम उन एसेट्स को कहते हैं जिनको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट और गुडविल। गुडविल वो अमाउंट होता है जो कंपनी को सेल के टाइम पे नेट वर्थ से ज़्यादा मिलता है। जैसे कि एबीसी कंपनी ने किसी कंपनी को 100 करोड़ में ख़रीदा जिसकी नेट वर्थ 80 करोड़ थी, तो ये जो 20 करोड़ रुपए एबीसी लिमिटेड ने उस कंपनी को एक्स्ट्रा दिया है, ये गुडविल ट्रीट होगा और ये बैलेंस शीट में भी एज अ गुडविल मेंशन किया जाएगा। जैसे टेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, वैसे ही जब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो अगली टर्म है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो एसेट्स होते हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं लेकिन उन पे खर्चा हो चुका है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है जो बन रही थी, तो वो अभी कंपनी के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो वो उसकी टेंजिबल एसेट्स में काउंट होगा। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और ये ईज़िली कैश में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो अब बात करते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स वे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। जो लोन या फिर एडवांस हम किसी वेंडर, रिटेलर या फिर किसी दूसरी कंपनी को एज अ लोन देते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, उसे हम लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कहते हैं। तो अगली टर्म है अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स में वो सब कुछ काउंट होता है जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस में काउंट नहीं हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अदर एडवांसेस। तो अब बात करते हैं करेंट एसेट्स की। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम ईज़िली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। तो पहला टाइटल है करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो 1 साल से कम के लिए हों। फिर बात करते हैं इन्वेंटरीज़ की। इन्वेंटरीज 3 टाइप की होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो उसका बेसिक जो मटेरियल लगता है कार बनाने के लिए वो हो गया, और कार जब बनने के लिए तैयार है और बन रही है उस टाइम में जो कार की कंडीशन है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे, और जब कार बन के तैयार हो जाएगी तो उसको हम फिनिश्ड गुड कहेंगे। तो अगली टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट होता है जो कोई कंपनी किसी वेंडर को गुड्स क्रेडिट पे देती है, और कोई वेंडर्स ट्रेड रिसीवेबल्स देने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो उस अमाउंट को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस, इकोनॉमिक कंडीशन, कस्टमर्स क्वालिटी और कलेक्शन पॉलिसी के हिसाब से एक एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स एज्यूम करती है। तो इसका फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे कि ABC लिमिटेड ने किसी वेंडर को 100 करोड़ के गुड्स क्रेडिट पे दिए और उसका एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स 10% है, जो कि 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ हुआ, तो बैड डेब्ट्स 10 करोड़ की हुई। तो इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, क्रेडिट सेल्स माइनस एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स इज इक्वल टू 100 करोड़ माइनस 10 करोड़ इज इक्वल टू 90 करोड़। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 90 करोड़। तो अगली टर्म है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो एसेट्स होते हैं जो तुरंत ही हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी वेंडर या फिर दूसरी कंपनीज को एज अ लोन देते हैं। अब नेक्स्ट है अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स में वो सब काउंट होता है जो ऊपर दिए हुए टाइटल्स में ना आया हो। करेंट एसेट्स की एक साइकिल होती है जिसमें वे कैश से पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज बाय करते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज को वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होती हैं और वे फिनिश्ड गुड वेंडर्स को सेल कर दी जाती हैं, जिससे कंपनी को कैश मिलता है। फिर उस कैश की हेल्प से ये साइकिल फिर से रिपीट होती है। धन्यवाद।